तो आज की मेजर न्यूज है कि रेलवे मिनिस्ट्री का पोर्टल है फॉर टेक इनोवेशंस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड डीजीसीए की रिवाइज नॉर्म्स फॉर एयर टिकट्स एंड बुकिंग क्या कहती हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड इंडिया ने स्लैम किया है पाकिस्तान को एट द यूनाइटेड नेशंस, तो क्या है मुद्दा इसको भी डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद अदर न्यूज। वेलकम टू सीपी क्लासेस एंड करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 27 फरवरी 2026 फ्रॉम द हिंदू एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। राइट, तो पहली न्यूज क्या कह रही है कि बांग्लादेश टू रिक्वेस्ट इंटरपोल रेड नोटिस फॉर द अरेस्ट ऑफ ब्रिटिश पीएम। तो ब्रिटिश पीएम का यहाँ पर नाम क्या है? टुलिप सिद्दीक। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इंटरपोल से उन्होंने जो रेड नोटिस जारी करने के लिए बोला है, इसके पीछे का रीजन ये है कि बांग्लादेश में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें करप्शन चार्जेस में इनका नाम भी सामने आया है। तो अब सिंस अब क्या है, ये एमपी है, ब्रिटेन की एमपी है एंड बांग्लादेश के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, तो इंटरपोल की मदद से अब रेड नोटिस जो है वो जारी किया जाएगा। तो क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इंटरपोल नोटिसेस एंड मीनिंग। येलो नोटिस मिसिंग पर्सन, ऑरेंज नोटिस इमिनेंट पर्सन, पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी। हाउ मेनी पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड? सो इसका करेक्ट आंसर है फेयरली सिंपल, ऑल ऑफ देम आर करेक्टली मैच। जैसे कि हम रेड नोटिस की बात करते हैं तो वांटेड पर्सन होता है, एंड येलो नोटिस की बात करते हैं लोकेट करने के लिए मिसिंग पर्सन एंड ऑफन माइनर्स के केस में ये बात होती है। ब्लू नोटिस की बात करें एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन की, व्यक्ति की, लोकेशन की या एक्टिविटीज की इन रिलेशन टू एनी काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो कि अब हो सकता है फिशी, है ना, तो उसके बारे में होता है। ब्लैक नोटिस की बात करें अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए इन्फॉर्मेशन जब चाहिए होती है तो इंटरपोल नोटिस होता है। ग्रीन नोटिस की वार्निंग प्रोवाइड की जा रही है एक व्यक्ति के क्रिमिनल एक्टिविटीज को लेकर। ऑरेंज नोटिस एक वॉर्न ऑफ इवेंट की, एक पर्सन या आप ऑब्जेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग एक इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। पर्पल नोटिस की बात करें इंफॉर्मेशन ऑन मोडस ऑपरेंडी या ऑब्जेक्टिव्स या डिवाइसेस जो कि कंसीलमेंट मेथड्स के लिए यूज किए जा सकते हैं बाय द क्रिमिनल्स। सिल्वर नोटिस पायलट फेज में है कि ट्रेस क्रिमिनल एसेट्स एंड आइडेंटिफाई उनको करना एसेट्स को। एंड इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस फॉर एंटिटीज एंड इंडिविजुअल्स जो कि टारगेट्स हैं ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स सैंक्शंस कमिटीज। तो ये नोटिसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। यूपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इंटरपोल से ये क्वेश्चन आपको इजीली पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा सवाल अभी मे भी नहीं पूछा गया है। इंटरपोल जो है इस साल इतना ज्यादा न्यूज में रही भी नहीं है, तो मे भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए। देन शुगर प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू बी 324 लाख टन्स। तो ये जो स्टेटमेंट है इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से आई है कि जो हमारा लास्ट फिस्कल ईयर निकला है, जहां पे अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 में जो प्रोडक्शन है एस्टिमेटेड शुगर की कितनी हो सकती है? 324 लाख टन्स के आसपास हो सकती है। जो पिछले साल का जो डेटा है उसके साथ अगर हम कंपेयर करें उससे 31 लाख टन्स जो है वो ज्यादा, 30 लाख टन्स टू बी एग्जैक्ट, 30 लाख टन्स जो है वो ज्यादा होगी प्रोडक्शन। एंड आउट ऑफ दिस प्रोडक्शन आप देखोगे एक्सीड कर रही है 30 लाख, बट ओवरऑल जो प्रोडक्शन हमारी ये बनेगी दैट इज 324 लाख टन्स। इसमें से जो 31 लाख टन्स है वो अब जाएगा किसके लिए? अब दैट विल बी यूज्ड फॉर द इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड अदर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो वो कंजम्पशन पर्पसेस के लिए यहां पर यूज नहीं होंगे, वो इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए यूज किए जाएंगे। तो ये टारगेटेड अप्रोच यहां पर लेकर चली जा रही है बाय द गवर्नमेंट एंड द एसोसिएशन एज अ होल। तो इससे क्या फायदा होगा कि आपकी जो शुगर इंडस्ट्री है वो भी हैम्पर नहीं होगी, एंड शुगर केन इंडस्ट्री जो है वो अब बाइफर्केशन या डाइवर्सिफिकेशन कर सकती है ऑफ द प्रोजेक्ट्स, एंड अकॉर्डिंगली ही सप्लाई चेन जो है उसको एस्टैब्लिश भी किया जा सकता है। देन कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शुगर केन। ज्योग्राफी में आपका एग्रीकल्चर पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है। पहली स्टेटमेंट कह रही है शुगर केन ओरिजिनेटेड इन ब्राजील। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है द स्टेम्स आर ऑल्सो वेरी रिच इन सेल्यूलोज एंड लिग्निन। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। जब हम ब्राजील की बात करते हैं, ब्राजील में नहीं, पापुआ न्यू गिनी के अंदर शुगर केन ओरिजिनेट हुआ था। एंड जो स्टेम्स हैं दे आर वेरी रिच इन सेल्यूलोज एंड लिग्निन। इससे फायदा क्या होता है? तभी अगर आप देखो कि हम इसको इथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज कर पा रहे हैं, वन ऑफ द रीजंस कि सेल्यूलोज का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हाई है, लिग्निन का कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है, जिस वजह से ग्रीन केमिकल्स में, इंडस्ट्रीज में, फ्यूल, एनर्जी एंड अदर मटेरियल्स के अंदर इसको इजीली यूज किया जा सकता है। तो अब वो कौन सी दो चीजें हैं, याद रखना इसको, सेल्यूलोज एंड लिग्निन। देन
नेक्स्ट है आपका कि रेलवे मिनिस्टर अनाउंसेस पोर्टल टू अट्रैक्ट टेक इनोवेशंस। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेलवेज के केस में ना आप देखो कि इनिशियली बहुत सारे एक्सीडेंट्स बढ़ गए थे एंड कवच सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल करने की यहाँ पर काम चल रहा है सरकार के द्वारा, फेज मैनर के अंदर वो चल रहा है, ठीक है। बट अभी यहाँ पर क्या है कि और ज्यादा इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, सिंस गवर्नमेंट जो है R&D के ऊपर ज्यादा पैसा खर्चना चाहती है अब, ताकि अब एक जो हमारा 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना है उसको अचीव किया जा सके समवॉट, है ना। तो इसी वजह से इनोवेशन एरियाज में जिसमें AI पावर्ड एलिफेंट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हो या रिड्यूस जो कर सके वाइल्ड लाइफ कोलिजन को, AI बेस्ड फायर डिटेक्शन सिस्टम कोचेस के अंदर रख सके, ड्रोन बेस्ड ब्रोकन रेल डिटेक्शन हो सके, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो होते हैं जो इंसर्जेंसी कॉज करना चाहते हैं, वो जानबूझ के जो रेल की पटरी है उस पर कई बार पत्थर रख देते हैं, कई बार पटरी जो है इसे तोड़ भी देते हैं, तो उसको इजीली पहले डिटेक्ट किया जा सके उसके लिए सरकार यहाँ पर सेफ्टी प्रमोट करना चाहती है। रेल स्ट्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम हो, सेंसर बेस्ड लोड कैलकुलेशन डिवाइसेस जो कि पार्सल वैन्स के साथ यहाँ पर एसोसिएटेड हो, सोलर पैनल की इंटीग्रेशन कोचेस के साथ यहाँ पर किस तरीके से की जा सके, या AI एनेबल्ड कोच क्लीनिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो है सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इसके ऊपर चले एंड ये इनोवेशन हो सके। इसलिए सरकार यहाँ पर क्या कह रही है कि 50% ऑफ द फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए आपको तैयार है। इन केस योर प्रोजेक्ट गेट्स अप्रूवल, 50% ऑफ द फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, कॉस्ट बियर की जाएगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो पोर्टल है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अनाउंस किया गया है एंड एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा वेंडर सिलेक्शन का, जो कि अब स्ट्रिक्टली रिजिड स्पेसिफिकेशंस के ऊपर होगा, ताकि एक सिंप्लीफाइड इनोवेशन ड्रिवन फ्रेमवर्क जो कि अब ट्रायल एंड अडॉप्टेशन या अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर यहाँ पर बात करता है, उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। सिंपल सी ये बात है आपकी। देन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगेन कभी आज तक मुझे लगता नहीं पूछा गया है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो आई थॉट कि मैं ये बता दूं आपके लिए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पोर्टल्स एंड गवर्नमेंट मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। समर्थ पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अमृत ज्ञान कोश डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, ई अमृत पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। हाउ मेनी पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2, ठीक है। समर्थ पोर्टल की जब हम बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ही इसको एस्टैब्लिश किया गया है। रीजन इसके पीछे का क्या है, 2019 के आसपास ये जो पोर्टल है इसको शुरू किया गया था कि अब एक ऐसा वॉल्ट बनाया जा सके, ठीक है, या ऐसा आप कह सकते हो कि क्लाउड बेस्ड सर्विस बनाई जा सके जहां से आपके जितना भी इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, या इवन यूनिवर्सिटीज का आप कह सकते हो रेलिवेंट या सेंसिटिव डेटा है जो कि अब किसी बच्चे के यूज में हो सकता है। जैसे पहले आप सपोज कीजिए कि आपको कोई भी डिग्री निकालनी होती थी, है ना, उसकी कॉपी निकालनी होती थी, तो आपको फिजिकली वहां पर जाना पड़ता था। अब आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट उसकी डालकर आप अपनी डिग्री के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, जो भी रिक्विजिट फी भरने के बाद, है ना। तो ये सारी प्रोसेसेस जो है वो इसी पोर्टल के थ्रू पॉसिबल हो पाई हैं। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पर अमृत ज्ञान कोश पोर्टल की बात हो रही है, तो यहाँ पर किस लिए है, वो ट्रेनिंग के लिए है ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो ये आपको पक्का ही पक्का पता होना चाहिए था, साल 2024 के अंदर इसको लॉन्च किया गया है सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के लिए, एंड सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग DOPT देखती है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ही देखती है। तीसरा यहाँ पे जो आपका ऑप्शन था वो गलत था, ठीक है। ई अमृत पोर्टल जो है डायरेक्टली यहाँ पर नीति आयोग के अंडर आता है एंड नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए स्पेसिफिकली COP26 जो समिट ग्लासगो के अंदर यूके के अंदर हुआ था कंडक्ट, वहां पर इसे लॉन्च किया गया था। ये बात करता है कि जो अब ई व्हीकल्स को लेकर क्या कोलैबोरेशंस हैं या जो मिथ्स एग्जिस्ट करती हैं, इन सब की परचेजिंग, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, पॉलिसीज एंड सब्सिडीज क्या क्या प्रोवाइड की जा सकती हैं, तो नीति आयोग के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। एंड यहाँ पर कोलैबोरेटिव नॉलेज है एक्सचेंज प्रोग्राम विद द यूके गवर्नमेंट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ यूके इंडिया जॉइंट रोड मैप 2030, जो कि अब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द बोथ द कंट्रीज हैव साइंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से जो पोर्टल्स है ना उसको ध्यान में रखना, क्योंकि टाइम एंड अगेन न्यूज़पेपर्स में मे बी सेम पोर्टल जो आपको पूछा गया, बताया गया न्यूज़पेपर के अंदर, वो ना पूछा जा सके, पुराने ऐसे पोर्टल्स उठा लिया जाए, है ना। तो कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा ओपन या आप कह सकते हो ओपन एंडेड आपका सिलेबस है, करंट अफेयर्स एंड कंटेम्प्रेरी अफेयर्स आपका यूज किया गया है जनरली यूपीएससी के अंदर, तो अपने आप में बहुत सारे ऑप्शंस को यहाँ पर खोल देता है। देन शिंगल्स कैन अफेक्ट ओल्डर एडल्ट्स द मोस्ट। तो शिंगल्स एक ऐसी बीमारी है जो कि अब आप कह सकते हो रैशेस डेवलप होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये जो शिंगल्स है दे आर वेरी पेनफुल एंड एक स्टडी ने यहाँ पर यही चीज बताई है कि पीपल दोज हु आर अबव द एज ऑफ 60 या टचिंग 70, अगर उनके केस में अगर शिंगल्स हो जाते हैं दे आर रिलेटिवली मोर पेनफुल एंड ये जल्दी से जाएंगे भी नहीं, इवन दो आपने वैक्सीनेशन ली है। इट कैन प्रिवेंट, वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट इट, बट इन केस अगर आपको शिंगल्स हो जाते हैं एट दैट पर्टिकुलर एज, तो ओल्ड पीपल आर अफेक्टेड मोर, इतना ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं कि उनकी सोशल लाइफ जो है उससे भी वो अब निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इंपैक्ट डालता है
एंड स्पेसिफिकली वो लोग जिनको डायबिटीज है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उनके ऊपर इंपैक्ट या चांसेस ऑफ वर्सनिंग ऑफ शिंगल्स ज्यादा है। तो शिंगल्स एक्शन वीक जो है वो अब फरवरी 23 से मार्च 1 के बीच में या 1 मार्च के बीच में यहाँ पर आप कह सकते हो सेलिब्रेट भी क्या, अवेयरनेस यहाँ पर, सेलिब्रेट तो क्या ही, आई एम सो सॉरी, ठीक है, अवेयरनेस के लिए यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आप इसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस एंड डायबिटीज के केस में सेंसिटिविटी बॉडी की ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली वीक होता है। दैट इज व्हेन शिंगल्स दे यू कैन से कि वो अपने फोर्स के साथ यहाँ पर वापस रिअपीयर हो सकते हैं इन द बॉडी। तो क्वेश्चन के थ्रू आपको और चीजें डिस्कस यहाँ पर कर सकती हूँ मैं। पहली चीज है कि शिंगल्स इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेकंड, शिंगल्स इज कॉज्ड बाय द सेम वायरस दैट कॉजेस चिकन पॉक्स। तो दोनों अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स तो नहीं है, दोनों ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं। तो आप ध्यान से यहाँ पर देखो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट होगी, अगर ये वायरल इन्फेक्शन है तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट होगी। तो अब इस तरीके से भी आपको देखना है क्वेश्चन की कोई एक ही यहाँ पर करेक्ट होने वाली है या दोनों ही इनकरेक्ट होंगी, ठीक है। आप मतलब यहाँ पर ये चीज देख सकते हो कि ऑप्शन सी तो कहीं से भी एलिमिनेट आप कर दोगे, बट चलो मैं आपको बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगेन सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है क्योंकि ये बैक्टीरियल नहीं, एक वायरल इन्फेक्शन है। एंड वायरल इन्फेक्शन भी अब यहाँ पर जब स्प्रेड होती है, ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन में भी वार्सेला जोस्टर वायरस जो है इसके थ्रू ये स्प्रेड होता है। एंड दिस इज द सेम वायरस जिसकी वजह से आपको आप कह सकते हो चिकन पॉक्स बचपन में होता है, ठीक है। तो आप वैक्सीनेशन लेते हो, चिकन पॉक्स से आप हट जाते हो, बच जाते हो, है ना। तो अब आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम जो वायरस है वो इनएक्टिवेटेड रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्सीनेशन इन योर बॉडी, है ना, वैक्सीनेशन की वजह से। बट लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में ये रीअपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ शिंगल्स, जो कि ब्लिस्टर्स होते हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। एंड जो वैक्सीन है वो लो कर सकते हैं रिस्क ऑफ शिंगल्स, बस आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, बट कॉम्प्लिकेशन जो है वो इसके अंदर भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये आपको मैं बताना चाह रही थी। देन अफ्रीका प्राइम्ड फॉर सोलर ब्रेक थ्रू आफ्टर रिकॉर्ड कैपेसिटी ग्रोथ। कैपेसिटी ग्रोथ के बेसिस पे अगर आप देखो यहाँ पर अफ्रीका फिलहाल लीड कर रहा है इन द सोलर पावर, यू कैन से जनरेशन ऑल्सो, क्योंकि जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी पॉलिसीज हैं, वो क्लीनर एनर्जीज की तरफ से यहाँ पर ज्यादा चल रही हैं। कैसे कि जो कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका वो एक ऐसा की ड्राइवर ऑफ ग्लोबल सोलर पावर प्रोडक्शन दिख रहा है आपको आफ्टर यू कैन से 2020s। एंड इवन कि ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं अफ्रीका के अंदर जिन्होंने 100 मेगावाट्स पर कंट्री से ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन सोलर पावर की है इन दैट कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं आपको बताना चाहूं यहाँ पर, ठीक है। तो अफ्रीका ने इंस्टॉल किया है 4.5 गीगावाट्स ऑफ फोटोवोल्टाइक सोलर पावर कैपेसिटी इन 2025 एंड ये ग्लोबल सोलर काउंसिल के द्वारा यहाँ पर बताई गई है, जो कि बता रहा है कि 54% जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डायरेक्टली ये देखने को मिल रहा है। इतनी सी चीजें आपको बस बहुत है, इससे ज्यादा डिटेल में आपको घुसने की जरूरत भी नहीं है, सिंस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये है नहीं, बस आपको इतना पता लग गया क्या चीजें हैं। उसके अलावा ग्रोथ ड्राइवर क्या है कि सोलर टोटल कैपेसिटी फुटप्रिंट इन अफ्रीका जस्ट अबव 10 गीगावाट्स है, फॉलोइंग 1.6 गीगावाट एडिशनल कैपेसिटी 2025 के अंदर, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर रिसोर्स इंटीग्रेशन के साथ जो प्लान्स यहाँ पर चल रहे हैं, 10 गीगावाट्स ऑफ न्यू सोलर फोटोवोल्टाइक कैपेसिटी टू बी इंस्टॉल्ड थ्रू 2030, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अब इसके पीछे का रीजन अगेन यही है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज के जो इनिशिएटिव्स हैं वो अब ड्राइविंग है डिमांड फॉर रिन्यूएबल पावर एंड वो हेल्प कर रहे हैं फर्दर ब्राइटन करने के लिए आउटलुक फॉर द सोलर एसेट्स इन अफ्रीका। तो अब आप ये भी देखो कि अफ्रीकन नेशन जो है समवॉट इक्वेटर के आसपास, या आप कह सकते हो कि हमारे ट्रॉपिकल जोन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, तो सनलाइट तो एम्पल में यहाँ पर आप कह सकते हो अवेलेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो इसी वजह से आप सोलर एनर्जी को क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट कर सके, है ना। तो वही रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हुए जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर पॉलिसीज है, इसके ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है अफ्रीका के द्वारा। इतनी न्यूज आपके लिए बहुत है। एंड इजिप्ट, आपका बस मैं इतना बता देती हूँ कि नॉर्थ अफ्रीकन नेशंस में इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को एंड टूनिशिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स है सोलर कैपेसिटी में आउटसाइड ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड बिटवीन देम एडेड एडिशनल 1 गीगावाट इन 2025, ठीक है। ये आपकी सिंपल सी न्यूज थी। देन इंडिया सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट आर डायरेक्टली लिंक्ड टू स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया रीजन, सेज मोदी। तो यहाँ पर बस ये स्टेटमेंट आपको बताई गई है जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा और कुछ नहीं। इंडिया और इजराइल जो है उनके रिलेशंस बेटर होते जा रहे हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एंड इजराइल के दौरे पे भी है प्राइम मिनिस्टर अभी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि इंडिया की जो सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट है वो डायरेक्टली पीस और स्टेबिलिटी की बात करता है वेस्ट एशियन रीजन के अंदर। एंड इसी वजह से इंडिया कंसिस्टेंट भी रहा है रेजोल्यूशन के थ्रू कि वेस्ट एशियन रीजन जो है या जो टेंशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है
हैं वेस्ट एशिया के अंदर, उसको किस तरीके से खत्म किया जा सके। तो यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जेरूसलम में उनकी टॉक्स हुई हैं, उसके बाद दोनों साइड्स ने यहाँ पर डिसाइड किया कि काम करेंगे इंप्लीमेंट करने के लिए किसको, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को एंड I2U2 को, जो कि अब इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए की बात करता है। देन यूएसए अगेन कम्स इनटू पिक्चर। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी इंफॉर्मेशन थी। डिफेंस टाइज के अलावा ऑल्सो I2U2 की यहाँ पर बात की गई है एंड IMEC कॉरिडोर को वापस से रिवाइव करने के लिए बात की गई है, क्योंकि काम काफी ज्यादा स्लो डाउन हो चुका है। तो IMEC कॉरिडोर जो है इसको वापस से रिवाइव किया जाना चाहिए कि वेस्ट साउथ वेस्ट जितनी भी रीजन है उसकी डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की जाए। देन I&B मिनिस्टर आस्क्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंटेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बार बार यहाँ पर सरकार बढ़ा रही है, उसके ऊपर चेक्स, है ना। अब हमारे पास जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी एग्जिस्ट करता है, IT एक्ट हमारे पास एग्जिस्ट करता है, बट उन्होंने बोला कि जो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंफॉर्मेशन, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी होता है इंक्लूडिंग आर्स टू, कि ऐसा कोई कंटेंट अगर हम डालते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होगी, है ना, कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें रखनी पड़ेगी, चेक्स रखने पड़ेंगे कि कौन क्या चीज यहाँ पर पोस्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या वो पब्लिक डिग्निटी या इवन क्या आप कह सकते हो कि पब्लिक ऑर्डर को खराब तो नहीं कर रहा है, कि अगर पब्लिक ऑर्डर को खराब कर रहा है तो आई शुड बी लाइबल, है ना। तो इसी वजह से आप थोड़ा सा अगर काम कर भी रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इतने पावरफुल टूल को ऑपरेट कर रहे हैं एंड आप उससे क्या करो, पीस को स्प्रेड करो, स्टेबिलिटी को स्प्रेड करो, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करो, बट वो ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि पब्लिक ऑर्डर को खराब ना करे, ना किसी की डिग्निटी को हैम्पर करे। ठीक है, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अब मेजर कंसर्न की तरह है वो। एंड इवन कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू साइबर क्राइम्स भी यहाँ पर हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम्स जो है वो भी हो रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो है जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर हो भी रही हैं उसको आइडेंटिफाई किया जा सके बाय दोस प्लेटफॉर्म्स। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी सेट करने को आती है देन यू कैन नॉट टेक अ लीवे बैक कि हमें पता ही नहीं था कि आपकी कंपनी में क्या चीज चल रही है ऑनलाइन तरीके से। दैट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किसकी, ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी जो कि ऑनलाइन यहाँ पर चीजों से या प्लेटफॉर्म्स के साथ डील करती है ना। हम ये तो नहीं अब अवॉइड कर सकते ना ऐसी सिचुएशन, अगर मैं कुछ बोल दूं, है ना, कुछ भी ऐसा कुछ भी गलत सा बोल देती हूँ तो एंड उसका इंपैक्ट जो है सोसाइटी एज अ होल में बहुत ज्यादा गलत जा रहा है ना, तो मैं कल को अपनी लाइबिलिटी से तो पीछे नहीं हट सकती। आई कैन नॉट जस्ट से कि मेरा ओपिनियन ऐसा है एंड ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी जब अगर मैं बात करती हूँ इन दैट कॉन्टेक्स्ट, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है बट पब्लिक जो ऑर्डर है उसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो यू कैन से कि एब्सोल्यूट तो नहीं है मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो मेरे को थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से मेजर एसोसिएशंस एंड इवन ऑर्गेनाइज क्राइम्स जो ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाए गए हैं ना बाय द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड इवन की बेटिंग की भी जब हम बात कर रहे हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग इंडिया के अंदर यहाँ पर बैन हो चुकी है, वो भी कंडक्ट की जा रही है थ्रू वेरियस अदर साइट्स, है ना। तो उस चीज को यहां पर रोकने के लिए बोला गया कि अब ऐसा हार्म टू द सोसाइटी जो एग्जिस्ट कर रहा है इसको अब इरेडिकेट करने के लिए सरकार ने बोला है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। देन डीजीसीए रिवाइजेस नॉर्म्स फॉर रिफंड ऑफ एयर टिकट्स, एक्सटेंड्स कैंसिलेशन विंडो टू 48 आवर्स। तो यहाँ पर एक दो चीजें जो है वो चेंज हुई है, मैं बता देती हूँ कि कैंसिलेशन जो है पहले 24 आवर्स के पहले आपको अगर 24 आवर्स के आसपास आप कर सकते थे तक कर सकते थे, वो अब विंडो जो है 48 आवर्स तक कर दी गई है कि अगर आपने कुछ भी बुक कराया है, टिकट बुक कराई है तो 24 आवर्स से पहले अगर आप उसकी कैंसिलेशन करते हो तो 100% रिफंड होगा। बट अगर आप 48 आवर्स तक भी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि 48 आवर्स पहले भी अगर आप एक्सटेंड करना चाहो तो भी आपको फुल रिफंड यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, एंड रूल्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको यही चीज बोली गई है एडिशनली कि कैंसिल और अमेंड द टिकट विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस एंड एनी चेंज इन द एयर फेयर इन द इंटरिम पीरियड विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, कि कोई भी यहाँ पर चेंज इस टाइम पे अगर एयरफेयर के अंदर होता है तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर में भी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एयरलाइन की वेबसाइट के थ्रू अगर आपने बुकिंग की है या आपने थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू, थर्ड पार्टी जो कोई व्यक्ति होता है उनके थ्रू भी अगर बुकिंग कराई है उसके लिए भी यहाँ पर ये एप्लीकेबिलिटी रहेगी 48 आवर्स वाली विंडो वाली। अब डीजीसीए के पास पावर तो नहीं है बुकिंग पोर्टल्स को देखने की, बट उन्होंने ये बोला कि सच पोर्टल्स मस्ट एक्सटेंड सिमिलर बेनिफिट्स टू द पैसेंजर एंड ये एक्सपेक्टेड है कि ये जितनी भी चीजें हैं मिरर की जा सके एंड जो प्रोविजंस है एंड रिटेन किया जा सके कस्टमर्स को एंड अवॉइड लूजिंग द टिकटिंग बिजनेस टू एयरलाइंस। उन्होंने बोला हमारे पास यहाँ पे पावर जरूर नहीं है इस चीज के लिए कि हम थर्ड पार्टी एप्स को या इवन कि थर्ड जो पार्टीज हैं
उनको ओवरऑल कुछ कह सके, बट अगर आप अपने कस्टमर्स को लूज नहीं करना चाहते हो तो ये आपके हित की ही बात है, तो आप इस चीज को फॉलो यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ है इन द लाइट ऑफ इंस्टेंसेस जहां पर एयरलाइन कैंसिलेशन जो है पैसेंजर्स के ही पैसे को यहाँ पर मतलब आप कह सकते हो भेंट चढ़ा देती है एयरलाइन कंपनीज के। तो इसी वजह से बहुत सारी जो ये प्रॉब्लम्स है वो एग्जिस्ट कर रही थी, इसको रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने ये चीज को किया है। तो यहाँ पर ये चीज बोली है, एंड रिफंड्स विल बी प्रोसेस्ड ओनली आफ्टर द एयरलाइंस मेडिकल स्पेशलिस्ट और अ DGCA पैनल्ड मेडिकल एक्सपर्ट रिव्यूज द पैसेंजर्स फिटनेस टू ट्रैवल सर्टिफिकेट्स एंड गिव्स एन ओपिनियन। कि मेडिकल ग्राउंड्स के केसेस पे अगर आप कैंसिलेशन चाह रहे हो तो रिफंड्स जो है इन बेसिस पे यहाँ पर होंगे। और जो रूल्स है वो रिटेन किए गए हैं प्रोविजंस के नाम पे कि फ्री नेम चेंज हो सकता है 24 आवर्स के अंदर। तो ये अब बेसिक प्रपोजल है अभी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कैसे नहीं होगा वो अभी फाइनलाइज यहाँ पर होना जरूरी है एंड पता भी लग जाएगा। द न्यू GDP डेटा सेट टू कैप्चर इकोनॉमी मोर एक्यूरेटली। तो यहाँ पर बेस ईयर जो है उसको सबसे पहली बात तो अपग्रेड किया गया है। 2011 और 12 का जो हमारा बेस ईयर यूज किया जाता था वो 2022-23 के आसपास यहाँ पर डिसाइड किया गया है। 22-23 का डेट जो है ईयर वो बेस ईयर की तरह लिया गया है। 2021 से 2000 आप कह सकते हो 11 से 12 पहले बेस ईयर हुआ करता था, बट अब बेस ईयर जो है 2022-23 कर दिया गया है। ठीक है, एंड बेस ईयर जो है इस हिसाब से लिया जाता है जहां पर आपकी जो इकोनॉमी है रिलेटिवली स्टेबल रही है एंड कोई भी तरह का आप कह सकते हो कि नेचुरल डिजास्टर या किसी भी तरह से आप कह सकते हो कि ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से कोई इंपैक्ट ना ज्यादा पड़ा हो, या कोई भी आप कह सकते हो कि जैसे अभी कोविड आ गया था तो उस टाइम पे भी आप नहीं बोल सकते कि बेस ईयर उस चीज को लें। ठीक है, एक चीज तो ये है, इससे क्या होगा बेस ईयर से आप बेटर तरीके से अभी रिप्रेजेंटेशन दे पाओगे। पुराना डेटा तो बहुत हो गया 2011 के बाद से 2022 तो बहुत टाइम हो गया, 2026 चल रहा है, तो रिलेटिवली आप एक बेटर एंड फ्रेश सेट ऑफ डेटा निकाल सकते हो। प्लस उसके अलावा जो डाटा सोर्सेज है उनको भी नए को ऐड किया गया है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि नई सीरीज के अंदर यहाँ पे GST जो डेटा है वो बेटर एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाएगा फॉर रीजनिंग आउट के जो अब हमारा आउटपुट कितना है प्राइवेट कॉर्पोरेशंस का। यानी कि पहले सिर्फ एक थोड़े सेट ऑफ ऐसे प्राइवेट कॉर्पोरेशन है उनको इंक्लूड किया जाता था फॉर द यू कैन से रैंडम पर्पसेस कि किस वजह से आप कह सकते हो कि GDP का डेटा कैलकुलेट होगा, बट अब ज्यादा इंक्लूजन यहाँ पर की जाएगी ऑफ द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इससे क्या होगा कि बेटर आप कह सकते हो कि सैंपल्स या नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अगर बढ़ जाती है इन दैट सिचुएशन ऑल्सो, तो एक जो सैंपल साइज है वो भी बढ़ जाता है। सैंपल साइज बढ़ जाता है तो रिजल्ट जो है ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर बताई गई है कि जो GST डेटा है वो अब आइडेंटिफाई करेगा कि एक्टिव प्राइवेट कंपनीज कैसी हैं, एक्यूरेसी को कैसे यहाँ पर बढ़ाना है, कि एस्टिमेट करना है वैल्यू, कि नॉन रिपोर्टिंग कंपनीज कौन सी हैं, इन सबको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये फर्दर चेंजेस जो यहाँ पर बताए गए हैं। देन इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान एट यूनाइटेड नेशंस सेज इट्स लिविंग इन लाला लैंड। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि प्रॉब्लम थी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर पाकिस्तान ने फिर से मुद्दा उठा दिया कि कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज इंडिया के द्वारा बनाई जा रही हैं या लोगों के ऊपर की जा रही हैं। तो यहाँ पर इन रिस्पॉन्स टू दैट इंडिया की तरफ से यही चीज बोली गई है कि जितना आपको IMF से फंडिंग मिली है पाकिस्तान को उससे डबल के आसपास तो बजट सिर्फ और सिर्फ JNK का ही है। ठीक है, कि दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान और द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज हेल्यूसिनेटिंग एंड वो लाला लैंड के अंदर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल से यहाँ पर बात बताई गई है। एंड जम्मू के जो चेनाब ब्रिज यहाँ पर जो रेल ब्रिज है उसके ऊपर भी कुछ टिप्पणी यहाँ पर की गई थी, टू विच द सिमिलर काइंड ऑफ यू कैन से रिस्पॉन्स वाज गिवन इन बाय इंडिया। तो उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का मुद्दा प्लीज छोड़े। ठीक है, कि अभी तक तो वही उसी के ऊपर अपनी वो राजनीतिक जोटियां बेलते रहे हैं, बट उसके अलावा भी अब आपको आगे डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। पीपल आर यू कैन से हैप्पी। ठीक है, तो अब पीपल आर हैप्पी इन कश्मीर एंड उनकी डेवलपमेंट यहाँ पर आने वाले टाइम में की जाएगी। Then, to win over Europe, Beijing needs to uncap yuan and level the playing field. तो यहाँ पर सिर्फ दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि चाइना जो है उसका सरप्लस ट्रेड चल रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ अगर देखा जाए, या ब्रिटेन के साथ, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी ऑल टुगेदर, है ना। तो अब उन्होंने क्या किया है, युआन को खुद से ही अब बढ़ने से या उसकी वैल्यू बढ़ने से खुद से ही रोका है। ठीक है, तो कई बार हम डीवैल्यू कर देते हैं ना, मतलब किसी भी करेंसी की वैल्यू को गिरा देते हैं खुद से, है ना। इसी तरीके से हम रोक भी सकते हैं मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू कि हमारी जो करेंसी है उसका एक्सेलरेशन रेट वो कम रहे। ठीक है, वो सस्ती रहे, चीप रहे एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज की जो करेंसी है, या इवन के US डॉलर की जब हम बात कर रहे हैं या पाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो चाइना ने सिमिलर काइंड ऑफ चीज यहाँ पर की है एंड दे आर इन ट्रेड सरप्लस विद यूरोपियन यूनियन एंड ब्रिटेन। ठीक है, तो अब इस वजह से जो यूरोप है वो चाहते हैं कि ताकि अगर चाइना जो है वो इन्वेस्ट कर पाए यूरोप के अंदर तो उनको करेंसी का जो प्राइस है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब अगर आप देखो कि कोई भी पेमेंट होती है वो तो अब डॉलर्स के थ्रू ही होती है, बट डॉलर के कंपैरिजन में अगर यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो युआन है वो सस्ता होगा, है ना, तो ज्यादा युआन देने पड़ेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गेटिंग $1।
ठीक है। तो अब इस वजह से ही ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हो कि ब्रिटेन के अंदर या यूरोप के अंदर आप ट्रेड करना, तो इस तरीके से आपको जो युआन है उसको नेचुरली थोड़ा सा एक्सेलरेट, या उसकी जो आप कह सकते हो कि डिवैल्यूएशन तो यहाँ पर आपने खुद की हुई है कि जो प्राइस की वैल्यू है या युआन की वैल्यू है, इसको थोड़ा सा आपको खुद से बढ़ाना पड़ेगा, मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा तो अलाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी और कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन चाइना शिफ्ट्स ऑयल बाइंग इन रिस्पॉन्स टू प्राइस रैली। तो अब यहाँ पर चाइना ना बहुत ज्यादा दिमाग लगा के चीजें करता है। ठीक है, क्या चीज हो रही है कि अब आप देखोगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यूएसए हो गया, इवन वेनेजुएला हो गया, इंडिया के ऊपर तो प्रेशर डल गया इन चीजों का कि हाँ कि आप यहाँ से नहीं यहाँ से ऑयल परचेज करोगे, इंडिया को महंगा पड़ रहा है रशिया के कंपैरिजन में, है ना। तो अब चाइना क्या करता है इन दैट कॉन्टेक्स्ट, तो वो बोलते हैं कि हम महंगा तेल यहाँ पे क्यों परचेज करेंगे। ठीक है, तो वो अपने जो रिसोर्सेज हैं जहां से वो क्रूड ऑयल या ब्रेंट ऑयल की जब हम बात कर रहे हैं जिनसे वो परचेज करना चाहते हैं, वैसे वेनेजुएला से ही सबसे ज्यादा तेल जो है वो चाइना इंपोर्ट किया करता था। अब वो तो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है नहीं, डिपेंडेंसी वेनेजुएला के ऊपर थी ज्यादातर चाइना की इन दैट कॉन्टेक्स्ट ना। तो अब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो जरूरी है। तो अब इस वजह से क्या होता है कि जो डिफरेंट नेशंस हैं, डिफरेंट नेशंस में जहां पे हम नाइजीरिया की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, या डिफरेंट नेशंस में जहां पर आप कह सकते हो कि अफ्रीकन नेशंस, वेस्ट अफ्रीकन नेशंस के जो क्रूड्स हैं, ठीक है, मिडिल ईस्ट की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो उनके साथ यहाँ पर डील की गई है कि हाँ इंटरनेशनल प्राइसेस तो हमें पता है कि बहुत ज्यादा है इस टाइम पे, बट आपका ऑयल जो है वो परचेज तो कोई नहीं कर रहा है क्योंकि द क्वालिटी ऑफ ऑयल ऑल्सो वेरीज। क्योंकि अब वेनेजुएला के ऑयल के केस में मैंने आपको बताया था कि सार क्रूड ऑयल है वो, ठीक है, सार क्रूड ऑयल होने की वजह से उसको प्रोसेस करने में जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा लगती है। तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम आल्सो एग्जिस्ट इन दीज काइंड्स ऑफ या इन कंट्रीज के जो क्रूड ऑयल है। तो उन्होंने बोला कि इंटरनेशनली तो प्राइस बहुत ज्यादा है, हमें अपने एरियाज को यहाँ पर डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। तो चाइना ने उनके साथ क्या किया है, डील्स फाइनलाइज की हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि आप मार्केट रेट से सस्ता अगर हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हो, हम आपसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करेंगे। अब ऐसे तभी बोलते हैं कि होलसेल मार्केट में, एक सिंपल सी बात बताती हूँ, होलसेल मार्केट में अगर आप जाते हो तो आपको कोई एक चीज परचेज करनी है तो वो उसका प्राइस ज्यादा होगा, बट अगर आप बोलोगे कि नहीं इसी के साथ की मैं 15 या 20 आइटम्स और खरीद लूंगा तो जो प्राइस है वो अलग होगी। तो आप तो ये यहाँ पर फिर क्रूड ऑयल की बात कर रहे हो। तो इसी वजह से बहुत सारे ऑफर्स चाइना को यहाँ पर मिले हैं अपने रिसोर्स डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। इसीलिए जब भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आने वाले टाइम में दिखती है कि प्राइसेस ग्लोबली और ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो चाइना पहले से इन्वेंट्री को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि वो क्या कर रहे हैं कि अपने पास इतना रिसोर्स तो रख रहे हैं कि इंटरनेशनली जब तक ये ग्लोबल हेडविंड्स एग्जिस्ट कर रही हैं, या चांसेस आर कि जब तक ग्लोबल हेडविंड्स एग्जिस्ट करेंगी, उनके पास इतनी अवेलेबिलिटी हो कि उनको एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पर खर्च ना करना पड़े। ठीक है, पहले से ही एसेट या रिसोर्स को यहाँ पर बना के रख लिया। तो यही सेम चीज है कि प्राइस रैली जो यहाँ पर देख रही है, रैली का मतलब क्या होता है, सडनली प्राइसेस जो है वो शार्पली इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर रैली यहाँ पर आपको पहले से ही दिख रही है कि आगे बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ने वाले हैं प्राइसेस, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अभी से प्रिपेयर होकर क्यों ना चलो। ठीक है, विच इज अ स्मार्ट मूव। तो ये चीज चाइना अभी फिलहाल कर रहा है। तो आज की न्यूज का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है। एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है 1800-890-3043 पे कॉल करके कोर्सेज के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर विजिट करके कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com पे, या कमेंट सेक्शन भी अवेलेबल है। हमारी जो टीम है आपसे रीच आउट कर लेगी इन दैट कॉन्टेक्स्ट। एंड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में, इवन टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लिख सकते हैं। एंड बिना आप कह सकते हो कि किसी भी तरह की सेलिब्रेशन के अब आपको पढ़ाई शुरू करनी ही पड़ेगी, क्योंकि होली के दिन भी आ रहे हैं, मन करेगा मचल जाएगा मन। बट ये चीज ध्यान में रखना, मैं टाइम एंड अगेन यही चीज बोलती हूँ कि अभी का सैक्रिफाइस अगर आपकी पूरी लाइफ टाइम को बेटर कर सकता है तो अभी सैक्रिफाइस करना बेटर है, रादर देन कि आप अभी होली खेलने चले जाओ या एंजॉय करना शुरू कर दो एंड के पेपर का तो बाद में देखेंगे, तो फिर आप फंस सकते हो उस चीज में, है ना। लाइफ डिमांड सैक्रिफाइसेस अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो चीज आपको करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अपनी हेल्थ के ऊपर भी इंपैक्ट मत आने देना, क्योंकि मौसम जो है सडनली एकदम से बदलता जा रहा है कि एकदम से इतनी गर्मी आ गई है, क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अपना ध्यान भी रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए एंड अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, एंड साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। एंड थोड़ा थोड़ा आप सैक्रिफाइस यहाँ पे करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप फाइनली ऑफिसर बन जाओगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको फाइनली सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस नाउ, है ना, कि आपको अवेलेबिलिटी अपनी फैमिली को भी लिमिटेड देनी पड़ती है, क्योंकि योर ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन कम्स फर्स्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये चीजें कोई बताता नहीं है, बट आपको करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो कोई और डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट।